Hello, good evening everybody and welcome back to Kanika's Nursing Academy. This is Anupama Sharma and today I am back again with our part 5 with the test series number 1, which is very important from your NORCET mains point of view. ठीक है? So today also we are going to be discuss some important question जो आपके NORCET mains के point of view से बहुत ज़्यादा important होने वाले हैं. So kindly like, share and subscribe our channel and then we will start with the question session. Okay, so let's discuss our very first question. ठीक है, पहला क्वेश्चन है and it is basically question is asked from your ABG section, ABG analysis, arterial blood gas analysis से question है, that is in a ICU Mrs. Sakshi the nursing officer reviews the ABG results of the client and notes the following. ठीक है, ये पर्टिकुलर उसने एक ऑब्जर्वेशन ली है, दैट इज पीएच की बात करें, इट इज 7.45, PaCO2 is 29 mm of Hg and the bicarbonate HCO3 is basically 19 milliequivalent per liter. The nurse analyzes the result and indicating which of the following condition. Let's talk about the options. So option number A says that it is metabolic acidosis compensated. ऑप्शन बी की अगर बात करें सो इट इज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस व्हिच इज कॉम्पनसेटेड. नेक्स्ट इज योर ऑप्शन सी व्हिच इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कंपनसेटरी एंड द लास्ट इज योर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस व्हिच इज अनकंपनसेटरी. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल बी द आंसर? ओके, सो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, एबीजी एनालिसिस से क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास बोला हुआ है कि पीएच दी हुई है 7.45. तो अगर हम पहले नॉर्मल वैल्यूज की बात कर ले, दैट इज ऑफ योर एबीजी, तो अगर नॉर्मल पीएच की मैं बात करती हूँ तो नॉर्मल पीएच हम कितनी लेके चलते हैं, दैट इज 7.35 से लेके 7.45 तक हम लेके चलते हैं, राइट. इफ आई टॉक अबाउट दिस PaCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम कितना लेके चलते हैं, ठीक है. तो नॉर्मल हमारा जो होता है partial pressure of the carbon dioxide is ranges between your 35 to 45 mm of Hg. और अगर मैं बात करूंगी PaO2 की, partial pressure of oxygen कितना लेके चलते हैं, that is 85 to 100 mm of Hg हम लेके चलते हैं, ठीक है. Whereas if I talk about this bicarbonate, तो bicarbonate हम कितना लेके चलते हैं, 22 to 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे PaCO2 की पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कितना दिया हुआ है, दैट इज 29 mm ऑफ Hg और नॉर्मल कितना रहता है, दैट इज 35 to 45 हमारे पास रहता है, ठीक है. इट मींस PaCO2 का लेवल क्या हो गया है बॉडी में
डिक्रीज हो गया है, ठीक है, जो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम है। इट मीन सीधा समझ में आ गया, जब भी आपके पास PaCO2 की बात हुई है, कंडीशन कौन सी बन रही है, रेस्पिरेटरी है। ये तो आपको समझ में आ गया। तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी में से, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से कोई ऑप्शन बनेगा, रेस्पिरेटरी कंडीशन है। नेक्स्ट बोल रहा है कि PaCO2 का लेवल कम हो गया। जब भी PaCO2 का लेवल डिक्रीज देखने को मिलता है, इट इज योर अल्कलोसिस कंडीशन। तो कंडीशन यहाँ पे बन गई है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब हमें पता लगाना है इट इज कंपनसेटरी या हमारे पास अनकंपनसेटरी है, ठीक है। तो कैसे आपको पता चलेगा इस चीज का कि कंपनसेटरी है या फिर अनकंपनसेटरी, हाउ विल यू कम टू नो? क्योंकि बाइकार्बोनेट की मैं अगर बात करूं, नॉर्मल लेवल होता है हमारे पास 22 to 28, लेकिन अब जब PaCO2 कम हो गया तो कंपनसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट ने भी अपना लेवल जो है वो कम कर लिया। इट मींस इट इज अ काइंड ऑफ कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मतलब रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कंपनसेटरी हमारे पास कंडीशन है। इट मींस योर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और कंपनसेटरी हम कब मानते हैं? जब आपके पास पीएच जो है दैट इज नॉर्मल है 7.35 से 7.45 के बीच में थी, और आइदर हमारे पास जो आपका PaCO2 है इसका लेवल जो है डिक्रीज हो गया, ठीक है, और इसको कंपनसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट ने भी अपना लेवल जो है वो रिड्यूस कर ले। तो कंडीशन आपके पास क्या आ जाएगी? दैट इज योर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस which is compensatory. Okay, so I hope this question is clear to you. Now let's move towards the rationale. That is option B is the right answer. Respiratory alkalosis which is compensatory. और एक चीज और याद रखनी है, दैट इज कंपनसेटरी फॉर द रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। कैसे हम कंपनसेट करते हैं अगर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो गई है, मतलब PaCO2 का लेवल बेसिकली डिक्रीज हो गया है, तो कैसे उसको कंपनसेट करते हैं? बाय बेसिकली एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट। तो अगर बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट आउट होगा, मतलब बाइकार्बोनेट का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा, ठीक है जी। सो इन केस ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, हाउ इट इज बैलेंस्ड बेसिकली, दैट इज the bicarbonate concentration will basically decrease. कितना डिक्रीज कर दिया? दैट इज 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर फॉर ईच डिक्रीज इन द 10 mm Hg। 10 mm of Hg बेसिकली जब PaCO2 डिक्रीज करेगा उसके साथ साथ डिक्रीज करेगा आपके पास 2 मिली इक्विवेलेंट of this particular, that is your bicarbonate. So this is how they are compensated. So I hope this question is clear to you. Now let's move towards our next question, second question of the series. अब second question हमारे पास क्या चीज बोल रहा है? That is your, let's study the question. That is your, a young woman is there who comes to the clinic for the contraceptive advice. ठीक है, शी सेज दैट शी वांट्स टू हैव द पिल, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेना चाहती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। द वाइटल्स आर बेसिकली नॉर्मल एंड शी टेल्स द नर्स दैट शी हैज बीन हैविंग द that is intercourse for the past year without any kind of protection. So what the question is the most important for the nurse to ask her. ठीक है, क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्या क्वेश्चन नर्स पूछेगी? The very first option says that is how much exercise do you do each day. ठीक है, second question बोल रहा है that is what do you usually eat each day. ठीक है, next is your how many cigarettes do you smoke each day, and the last is your आर यू अंडर स्ट्रेस। तो कौन सा क्वेश्चन आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ सिग्निफिकेंट बैठेगा, जो एक नर्स बेसिकली आस्क करेगी टू दिस पर्टिकुलर लेडी?
ओके सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, आपके पास एक पर्टिकुलर लेडी आई हुई है विजिट करने के लिए, और वो कौन सी एडवाइस चाहती है कॉन्ट्रासेप्शन के रिलेटेड, दैट इज योर फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग आपसे पर्टिकुलरली एडवाइस लेने वो लेडी आई है। वो क्या बोलती है, दैट इज शी वांट टू टेक, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो लेना चाहती है आपसे, ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना चाहती है। जब आपने उसके वाइटल्स मॉनिटर किए, वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल थे, ठीक है, उसने आपको एक चीज बताई, दैट इज शी इज बीइंग परफॉर्मिंग द इंटरकोर्स फॉर द लास्ट past 1 year without any kind of protection, but still she is not having any kind of baby, मतलब something is wrong, right? तो बोल रहा है कि नर्स इन में से जब उसकी पर्टिकुलरली हिस्ट्री ले रही है तो कौन सा क्वेश्चन उससे पूछेगी। पहला बोल रहे हैं कि डू यू एक्सरसाइज करते हो, ये चीज पूछेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप मील में क्या लेते हो, वो चीज पूछेगी, या फिर सिगरेट्स कितनी कंज्यूम करते हो, या फिर लास्ट बोल रहा है कि आपको स्ट्रेस तो नहीं है कोई भी, ठीक है। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आपको कौन सा लग रहा है, दैट इज विल बी योर ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि नर्स उसको क्या पूछेगी, दैट इज हाउ मेनी सिगरेट्स डू यू स्मोक ईच डे। स्मोकिंग, नाउ हाउ दिस स्मोकिंग इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इंटरकोर्स, या फिर आपको मैं बताऊं जो आपके पास पर्टिकुलरली स्मोकिंग या जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, तो दिस स्मोकिंग लीड्स टू व्हाट, ये स्मोकिंग क्या करती है बॉडी में जाके, जो हमारा हार्मोन है दैट इज योर एस्ट्रोजन हार्मोन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में सेवरल फंक्शंस करता है, तो एस्ट्रोजन का लेवल जो है ये स्मोकिंग डिक्रीज कर देती है। अब आपको पता है जो एस्ट्रोजन है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हार्मोन है, ठीक है, इट हेल्प्स इन इनिशिएटिंग द, जो हमारे पास थिक लाइनिंग बनती है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द बेबी, दैट इज इनिशिएटेड बाय दिस हार्मोन दैट इज योर एस्ट्रोजन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, दैट इज एस्ट्रोजन का लेवल ही बॉडी में कम हो गया, तो आपके पास जो थिक लाइनिंग बननी थी जो कि इम्प्लांटेशन में बेसिकली हेल्पफुल होती है, वो बेसिकली नहीं बन पाएंगी, ठीक है, उसकी इनिशिएशन ही नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड थिंग, दिस हार्मोन ऑल्सो हेल्प्स इन द, जो आपका सर्विकल म्यूकस है उसको उसकी थिनिंग भी करता है दिस पर्टिकुलर एस्ट्रोजन, ठीक है, इट हेल्प्स इन द थिनिंग ऑफ द सर्विकल म्यूकस। अब क्या हो रहा है कि एस्ट्रोजन का लेवल कम है तो आपके पास म्यूकस जो है वो क्या हो रहा है, थिक हो रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल अब हाई है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, म्यूकस जो है बेसिकली उसकी जो सर्विकल म्यूकस है उसको थिक करवाता है। तो जैसे ही बेसिकली जब बेसिकली इंटरकोर्स हो रहा है तो जो स्पर्म है दे विल नॉट बी एबल टू मूव इन दैट थिक म्यूकस, तो क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन विल नॉट बी एबल टू हैपन, ठीक है जी। तो दिस पर्टिकुलर एस्ट्रोजन ऑल्सो हेल्प्स, एक और इसका काम है दैट इट हेल्प्स इन बेसिकली बोन्स के ऊपर कैल्शियम की डिपोजिशन ये करवाता है, बोन्स को स्ट्रांग रखता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब एस्ट्रोजन ये सब सारे काम क्या होंगे, परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम कर रही है ये पर्टिकुलर स्मोकिंग, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हम क्या क्वेश्चन पर्टिकुलरली पूछेंगे इस पर्टिकुलर केस में कि 1 साल से जब बेसिकली इंटरकोर्स इज हैपनिंग, ठीक है, बट इट डज नॉट लीड्स टू द प्रेगनेंसी, व्हाई, बिकॉज द वुमेन इज डूइंग द क्रॉनिक स्मोकिंग, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा, दैट इज हाउ मेनी सिगरेट्स डू यू कंज्यूम ईच डे, ठीक है, बिकॉज इट लीड्स टू डिक्रीज लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो now let's move towards the rationale, ठीक है, that is smoking, option C is the right answer। next is your smoking reduces the estrogen level in the body, इसलिए particularly जो भी person है वो basically smoking के साथ साथ अगर OCPs को भी consume करा, oral contraceptive pills ले रहा है, तो there are chances कि जो person है उसमें क्या होगा, irregular bleeding हो सकती है, ठीक है, irregular bleeding can particularly happen in this particular case, ठीक है। चलो let's move towards our next question, that is question number 3 की तरफ अगर हम आए, that is for a male client who is basically suspected है उसमें, that is increased ICP, intracranial pressure increase है, तो आपके लिए most appropriate respiratory goal क्या रहेगा, ठीक है। option A says that is prevent the respiratory alkalosis, option B says that is lower the arterial pH को कम कर देना है, next is option C बोल रहा है कि promote the CO2 that is your CO2 elimination, and the last option say maintain the partial pressure of the arterial oxygen, मतलब जो PaO2 है उसका जो प्रेशर है वो आपको मेंटेन करना है, that is above 80 mm of Hg। so what will you do in particular client जिसमें ICP का लेवल इंक्रीज हो गया है।
सो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक क्लाइंट है जिसमें सस्पेक्टेड है, ऐसा माना जा रहा है कि देर आर बेसिकली चांसेस कि जो मेल क्लाइंट है उसमें जो आईसीपी है आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है बेसिकली उसका लेवल जो है वो इंक्रीज देखा जा रहा है या फिर इंक्रीज हो सकता है उसका लेवल। ठीक है जी, ये बात यहाँ पे की हुई है। तो बोल रहे हैं कि आपके लिए अगर मैं रेस्पिरेटरी गोल की बात करूं, रेस्पिरेटरी कंडीशन की मैं बात करूं, तो रेस्पिरेटरी गोल क्या रहेगा अगर क्लाइंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बेसिकली इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे कभी भी बेसिकली अगर आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर पर्टिकुलरली इंक्रीज हो गया है, सो व्हाट इट लीड्स टू कि आपके पास जो पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो रखा है। ठीक है, CO2 का लेवल बेसिकली बॉडी में क्या है, इंक्रीज हो रखा है। ठीक है, और जो आपके पास पर्टिकुलरली जो वेसल्स हैं वो इस टाइम पे क्या है, डायलेटेड है। ठीक है, वेजो डायलेशन बेसिकली हो रखा है। ठीक है, क्योंकि ब्लड जो है वो इनफ ब्लड इज बेसिकली सप्लाइंग टू द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में इनफ ब्लड जा रहा है। ठीक है, इनफ वेजोडाइलेशन है तो ब्लड पूरा पूरा जा रहा है ब्रेन में और आईसीपी बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस आईसीपी को कम करना है। तो आईसीपी को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी जो है ब्लड जो है उसमें हमें ऑक्सीजन का लेवल बेसिकली इंक्रीज करना पड़ेगा। जब ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके पास जो वेसल्स हैं वो क्या कर जाएंगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और इनफ उतना ज्यादा अमाउंट बेसिकली ब्लड ब्रेन को नहीं मिलेगा टू सप्लाई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आपका आईसीपी जो है वो डाउन हो जाएगा। तो अगर इन ऑप्शंस की हम बात करें तो हमें क्या करना चाहिए, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू एलिमिनेट द जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे पर्टिकुलरली फॉर्म हो गए उसको हमें एलिमिनेट कराना चाहिए। दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। वी हैव टू एलिमिनेट द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द रैशनल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, टू प्रमोट द CO2 एलिमिनेशन। सो इन द सेटिंग ऑफ इंक्रीज आईपी, जब भी आपके पास एक इंक्रीज आईसीपी का आपको केस देखने को मिले, सो व्हाट यू हैव टू डू, क्योंकि PaCO2 का लेवल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस टाइम पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू लोअर डाउन द लेवल ऑफ PaCO2। कितना कम करना है, दैट इज अप टू 30 mm of Hg तक हमें उसको लेके आना है। तो दिस रिडक्शन इन पर्टिकुलरली PaCO2 का लेवल जब कम होगा जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, जो आपके पास पर्टिकुलरली जो ब्लड वेसल्स है, कौन सी ब्लड वेसल, कौन सी आर्टरीज, दैट इज योर इंट्रासेरिब्रल आर्टरीज। जो बेसिकली सेरिब्रल रीजन की जो आर्टरीज है उनमें क्या देखने को मिलेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा एंड दैट विल सब्सिक्वेंटली लीड्स टू डिक्रीज द लेवल ऑफ आईसीपी। सो दिस इज हाउ बेसिकली आईसीपी डिक्रीज हो जाएगा और हमारा जो रेस्पिरेटरी गोल है वो भी मेट हो जाएगा बाय डिक्रीजिंग द PaCO2। आपका पर्टिकुलरली that is your ICP automatically decrease हो जाएगा। So option B is the option C is the right answer. Now let's move towards our next question, question number 4 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, that is which of the following is not true regarding the meconium aspiration syndrome। पीठ से आपके पास क्वेश्चन है meconium aspiration के रिगार्डिंग कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट है चारों में से जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन दैट इज ऑप्शंस की बात करेंगे। इट इज अ कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सेकेंड इज इट अकर्स व्हेन अ न्यूबॉर्न इनहेल्स particular that is meconium mixed with the amniotic fluid in the uterus। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ऑप्शन सी जो बोल रहा है कि it does not progress to the persistent pulmonary hypertension severe cases and the last is your कि chest x-ray जब हम कराएंगे so it will shows the fluffy infiltrates with the areas of the atelectasis। so what according to you कौन सी चीज हमें meconium aspiration syndrome में नहीं देखने को मिलती है।
ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोला मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, ठीक है, जो बेसिकली पर्टिकुलरली न्यूनेट्स में देखा जाता है, ठीक है, दैट इज योर मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। होता क्या है, दैट इज जब बेसिकली बेबी क्या कर लेता है, जो आपका मिकोनियम है, मिकोनियम इज व्हाट, दैट इज द फर्स्ट टूल जो बेसिकली बेबी पास करता है, विच इज ब्लैक इन कलर। जब उसको एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ वो एस्पिरेट कर लेता है, ठीक है, इन द यूटरस, दैट इज कॉल्ड एज योर मिकोनियम एस्पिरेशन। जब आपके पास लास्ट स्टेज है डिलीवरी की, उस टाइम पे बेसिकली उसने क्या कर लिया, मिकोनियम को एस्पिरेट कर लिया, उसको हम बोलते हैं मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इट लीड्स टू द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन द चाइल्ड, सो इमीडिएटली जो चाइल्ड है दैट हैज टू बी रिससिटेटेड। चलो, इसके बारे में बोल रहे हैं कि कौन सी इनमें से चार कंडीशन है जो बेसिक, चारों में से कोई कंडीशन है दैट इज नॉट फॉलोड इन पर्टिकुलरली दिस मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। सो लेट्स डिस्कस ईच ऑप्शन। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की मैं बात करूंगी, इट इज अ कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। बिल्कुल सही बात है, मिकोनियम एस्पिरेशन बिल्कुल एक कॉमन कॉज है, दैट इज ऑफ योर द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सेकेंड इसने बोला है कि इट अकर्स व्हेन अ न्यू बॉर्न इनहेल्स द पर्टिकुलेट ऑफ द मिकोनियम विच इज मिक्स्ड विद द एमनियोटिक फ्लूइड इन द यूट्रस। बिल्कुल सही बात है, मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम होता ही यही है कि जब बेबी जो है वो क्या करता है, इनहेल कर लेता है, बेसिकली एस्पिरेट कर लेता है मिकोनियम को विच इज मिक्स विद द एमनियोटिक फ्लूइड इन द यूटरस। बिल्कुल सही बात है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है दैट इज योर इट डज नॉट प्रोग्रेस टू द परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, बेसिकली ये कॉज नहीं करता है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन आपके पास बोल रहा है दैट इज चेस्ट एक्सरे शोज द फ्लफी इनफिल्ट्रेट्स विद द एरियाज ऑफ एटिलेक्टियासिस। बिल्कुल सही बात है, जब हम चेस्ट एक्सरे बेबी का करवाएंगे तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, चेस्ट एक्सरे में हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, ठीक है, अलॉन्ग विद द एरियाज ऑफ एटिलेक्टियासिस, ठीक है, कि जो लंग्स है वो बेसिकली कोलैप्स होने लगते हैं, ठीक है। एंड इट ऑल्सो लीड्स टू, एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एटिलेक्टियासिस के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज योर फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम, ठीक है, जो डायफ्राम है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, तो दैट शोज इन द चेस्ट एक्सरे। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा बिल्कुल होता है मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम में। सो ऑप्शन आपके पास एलिमिनेशन के थ्रू कौन सा बच गया, दैट इज योर ऑप्शन सी। मतलब इट डज नॉट लीड्स टू द प्रोग्रेस परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तो इट डज नॉट नहीं, बिल्कुल जो आपके पास मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है दैट लीड्स टू दिस पल्मोनरी हाइपरटेंशन। कैसे, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, मिकोनियम एस्पिरेट कर लिया है बच्चे ने, ठीक है, तो क्या होएगा, मिकोनियम जब एस्पिरेट कर लिया है इट लीड्स टू द वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, ऑटोमेटिकली देयर विल बी इंक्रीज इन द, दैट इज योर, जो आपके पास पल्मोनरी प्रेशर है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर, तो इट लीड्स टू द परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन। लेकिन यहाँ पे बोला था डज नॉट, ठीक है, तो डज नॉट नहीं, इट लीड्स टू, तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो यहाँ पे यही चीज एक्सप्लेन की गई है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, दैट इज योर मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम इज बिलीव्ड टू बी कॉज द पीपीएचएन, हम इसको बोलते हैं परसिस्टेंट पल्मोनरी, that is your hypertension, that is the syndrome of the newborn with the vasoconstriction, ठीक है। So I hope this question is clear to you. Now let's move towards our next question, that is your question number 5. Image based आपके पास question है, यहाँ question आपके पास दिया हुआ, that is the instrument which is given in the picture is used for the treatment of what, ठीक है। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन दिया, दैट इज योर लेरिंजेक्टमी, सेकंड इज योर थायरोइडेक्टमी, नेक्स्ट इज योर सिजेरियन सेक्शन एंड लास्ट इज योर थोरैकोटॉमी। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू ये जो हमारे पास पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, कौन सी सर्जरी में हम या कौन से ऑपरेशन में इसको यूज करते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी सर्जरी में हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बिफोर टेलिंग द सर्जरी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलरली आपके पास इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट है कौन सा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इंस्ट्रूमेंट, ये आपके पास एक काइंड ऑफ रिट्रैक्टर है, ठीक है। कौन सा रिट्रैक्टर है, इट इज बेसिकली द जॉल्स थायरॉइड सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है, ठीक है। जॉल्स थायरॉइड सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है और आपको पूछा है
इन चारों में से बेसिकली किस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, कौन सा पर्टिकुलर ऑपरेशन है जिसमें हम इस थायराइड रिट्रैक्टर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो नाम से क्लियर हो रहा है, थायराइड है मतलब या तो थोरैकोटॉमी या तो थायरोडेक्टमी में यूज करते हैं, ठीक है। तो किस में यूज करते हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब हम थायरोडेक्टमी करते हैं तब इस रिट्रैक्टर का यूज करते हैं। इस रिट्रैक्टर का काम क्या है? दैट इज योर जॉल्स थायराइड सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है। ये करता क्या है? इट बेसिकली हेल्प्स इन, रिट्रैक्टर होता है बेटा, रिट्रैक्टर का काम ही क्या है? टू रिट्रैक्ट द सॉफ्ट टिश्यूज जो भी है, जो कि सराउंड करते हैं किसको? थायराइड को। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज लाइक योर थायराइड, ठीक है। So the option B is the right answer. Let's move towards the rationale. क्या बोल रहा है? Option B thyroidectomy, Jol's thyroid retractor है which is used to retract the soft tissues and enhance the visualization के लिए हम इसको use करते हैं in the small surgical sites like thyroid as well as sometime vaginal surgeries में भी हम इसको use करते हैं, ठीक है। So this was about your option B thyroidectomy, ठीक है। Okay. So that's all for today's session. Today we have discussed some important question जो आपके एम्स नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा important थे, ठीक है। So I hope आपको ये session informative लगा होगा, ठीक है। Tomorrow we will meet at particularly 4 o'clock and we will also discuss some important question. Thank you so much.